गुड मॉर्निंग। आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे और उसके संबंध में मैं आज आपके सामने फाइनल अकाउंट लेके आई हूँ। और फाइनल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट को बनाया जाएगा। एक्चुअल में ये बैलेंस शीट वैसे नहीं बनानी है हमें, जिस तरह से पहले हॉरिजेंटल बनाई जाती थी और उसमें 4 कॉलम होते थे और 2 कॉलम लाइबिलिटी कैपिटल एंड लाइबिलिटी के एंड अमाउंट के होते थे और 2 कॉलम एसेट्स एंड अमाउंट के होते थे। अब हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें एक शेड्यूल के तौर पे बैलेंस शीट दिखानी है। और बैलेंस शीट जब दिखाएंगे तो वह एक स्टेटमेंट के तौर पे होगी जिसमें 4 कॉलम होंगे और उसका जो हेडिंग होगा 4 कॉलम से पहले मैं उसका हेडिंग बता दूं। ये कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 29 के फॉर्म ए के अंतर्गत बैलेंस शीट बनाई जाती है। और बैलेंस शीट जैसे आप हेडिंग डालते थे बैलेंस शीट ऑफ जो भी बैंकिंग कंपनी है उसका नाम आ जाएगा, ईयर एंडेड हो जाएगा और उसके बाद में हमें 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम वही पर्टिकुलर का, दूसरा पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम शेड्यूल नंबर, तीसरा हो जाएगा करंट ईयर और चौथा हो जाएगा प्रीवियस ईयर। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में केवल हमें अमाउंट दिखाने हैं। और शेड्यूल के संबंध में मैं आपको बता दूं कि अब पहले वह मतलब लाइबिलिटी एंड एसेट्स के हेडिंग होते थे और उसके अंतर्गत कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, लॉन्स वगैरह दिखाए जाते थे और एसेट साइड में एसेट्स दिखाई जाती थी। अब हमें वो नहीं दिखा करके हमें शेड्यूल बनानी होगी और हर आइटम का, जैसे कैपिटल है तो उसकी शेड्यूल अलग है, रिजर्व है तो उसकी शेड्यूल अलग है, फिक्स एसेट्स है तो उसकी शेड्यूल अलग है। तो इस प्रकार से शेड्यूल के रूप में दिखाना है। और आप अगर शेड्यूल के तौर पर अगर आप फॉर्मेट बना लेती हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मतलब कहने का अर्थ है कि 50% तो शेड्यूल के ही नंबर मिल जाता है। तो आप शेड्यूल को भी अच्छे से याद करके और इसे ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वह शेड्यूल के रूप में करेंगे। और सबसे पहली शेड्यूल जो बनेगी वह है एक्चुअली जो लाइबिलिटी साइड के जो आइटम्स होते थे उनको 5 भागों में बांट दिया है और इसलिए 5 शेड्यूल फॉर लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड की हो जाएगी। और इसके बाद में 6 शेड्यूल जो हैं वह हमारी एसेट से संबंधित है और लास्ट शेड्यूल जो है हमारी कंटिजेंसी लाइबिलिटी से संबंधित है। तो आप फॉर्मेट में भी देखेंगे, सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। अब इस कैपिटल में क्या क्या दिखाना है, आपके जो भी है ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और उसमें से आप क्या कर दें कॉल्ड ऑफ कैपिटल, और उसमें से अगर आपकी कॉल्स ड्यू है अर्थात प्राप्त नहीं हुई है तो उसे लेस कर देंगे। तो जो भी अमाउंट आएगा वह कैपिटल में आ जाएगा और शेड्यूल नंबर 1 में आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी प्रकार के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, जैसे स्टेट्यूटरी रिजर्व, इसी प्रकार से कैपिटल रिजर्व, शेयर, सिक्योरिटी, प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर, इस प्रकार से जो भी बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट है वह आ जाएगा। इसी प्रकार से जो आपकी डिपॉजिट है, डिपॉजिट माना अगर हमारे क्लाइंट ने, हमारे कस्टमर ने हमारे पास डिपॉजिट करवा रखी हैं तो हम डिपॉजिट दिखा देंगे। डिपॉजिट भी 2-3 तरह की होती हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। तो एक्चुअली क्या है कि इन सब के अंतर्गत कई सारे आइटम शामिल है। हर प्रत्येक हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, जैसे 2 प्रकार के डिपॉजिट हैं तो 2 प्रकार के डिपॉजिट, जैसे सपोज करते हैं कि टर्म डिपॉजिट है और दूसरा डिमांड डिपॉजिट है, तो दोनों की टोटल लगा लेंगे और हम इस स्टेटमेंट के अंतर्गत डिपॉजिट और शेड्यूल नंबर 3 और उस टोटल अमाउंट दिखा देंगे। इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार की बोरोइंग है, जैसे हमने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, किससे लिया है, हमने RBI से लिया है या दूसरी बैंकों से लिया है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता है कि बोरोइंग इन इंडिया फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अदर बैंक, तो आपको टोटल लगा करके आपको बोरोइंग करना है और शेड्यूल नंबर 4 और इसमें टोटल अमाउंट लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको ये शेड्यूल ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से एसेट्स का है। एसेट्स में आप देखो कि पहला जो दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस विथ RBI बैलेंस विथ अदर बैंक, मतलब RBI के अतिरिक्त अदर बैंक में बैलेंस है तो वह मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार के हमारे पास एसेट्स के रूप में, एडवांस यदि हमने दिया हुआ है किसी प्रकार का, जैसे एडवांस के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी किए हैं और हमने पढ़ा है। हमारी बैंक की फिक्स एसेट्स क्या हैं,
और हमारी दूसरी एसेट्स क्या हैं, तो ये दिखाई जानी है। तो अब आप ये सोचे होंगे कि ये किस प्रकार से होगा। तो नेक्स्ट पेज पर आपको प्रत्येक शेड्यूल के संबंध में कौन कौन से आइटम शामिल करके टोटल लगाकर यहाँ लिखने हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट पेज पर भी दिखा रही हूँ। जैसे शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व के बारे में दिया हुआ है। इसी प्रकार से शेड्यूल नंबर 3 में डिपॉजिट के बारे में दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। फिर बोरोइंग दिया हुआ है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। इसी प्रकार से हम यदि शेड्यूल नंबर 6 में देखते हैं, जैसे कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कैश इन हैंड इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स, और फिर दिया हुआ है बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंट और अदर। तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेगा, केवल आपको ये देखना है कि कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में इन्वॉल्व करना है, और उनकी सबकी फिर टोटल लेकर के हमको इसके फॉर्मेट में लिखनी है या स्टेटमेंट में लिखनी है। इसी प्रकार से हमारे पास केवल ये सारे शेड्यूल तो हैं, और सबसे लास्ट में जो 12 नंबर है उसमें कंटिजेंसी लायबिलिटी आ जाएगी। कंटिजेंसी लायबिलिटी आप लोगों को अच्छा से पता है, या शेड्यूल नंबर 12 में मैं आपको बताती हूँ। ये दी हुई है, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट नॉलेज डेप्ट लायबिलिटी फॉर पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से जी आपको दी हुई हैं 6 कंटिजेंसी लायबिलिटी। ये आपको क्या करनी है, उनकी टोटल बैलेंस शीट की पूरी टोटल लगाने के बाद में शेड्यूल 12 बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके 11 के साथ में शामिल नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये ए फॉर्मेट था, और बी फॉर्म बी के अंतर्गत P&L दिया हुआ है। P&L में केवल 4 शेड्यूल है, और चारों शेड्यूल में 2 इनकम की शेड्यूल है, 2 एक्सपेंसेज की शेड्यूल है। तो इनकम की जो शेड्यूल है वह इंटरेस्ट अर्न। अब इंटरेस्ट अर्न किस किस प्रकार का है, ये आपको शेड्यूल नंबर 13 में इसी फॉर्मेट के नीचे दिया हुआ है। ये इस प्रकार के आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो आप लोग इंटरेस्ट अर्न में लिख दीजिए। अदर इनकम अगर हमारे पास है, जैसे आपके अदर इनकम में नेक्स्ट पेज पर आप लोग आ जाइए, इसमें दिया हुआ है कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूशन। इस प्रकार से जो भी हैं ये सारे के सारे आपके पॉइंट नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, 13 और 14 की टोटल लगानी है। और इसके बाद में एक्सपेंसेस, आपको इंटरेस्ट आता है तो क्या बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करती, क्या बैंक इंटरेस्ट पे भी करती है, तो वह इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हो जाएगा, और बैंक के संबंध में जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि आपको जब ये हमारे पास लाभ आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ रिजर्व बनाने पड़ते हैं। और रिजर्व जो है वह 3 तरह के हैं, और 3 तरह में सबसे पहले जो दिया हुआ है स्टेटरी रिजर्व, और दूसरा अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड एंड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस शीट। इस प्रकार से आपको बनाने हैं। और मैं आपको यह बता रही थी कि हमारे पास 3 प्रकार के रिजर्व बनाने हैं। सबसे पहला रिजर्व होता है कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का मीनिंग है कि जितना भी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी है। टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का मीनिंग होता है कि हमारे पास क्या होता है कि कस्टमर के द्वारा सेविंग अकाउंट के अंतर्गत, करेंट अकाउंट के अंतर्गत और एफडी के अंतर्गत पैसा जमा कराया जाता है। तो आवश्यक नहीं कि कितने सारे कस्टमर होते हैं, इन सभी कस्टमर को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है सेविंग अकाउंट से या करेंट अकाउंट से। तो ये टाइम एंड टाइम डिमांड कहलाए। और टाइम के डिमांड के संबंध में मतलब पेमेंट ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जितना भी सेविंग अकाउंट के अंतर्गत है या करेंट अकाउंट के अंतर्गत पैसा जमा है, वह सारा का सारा वैसा वह कभी भी वो अपना उठा सकते हैं। तो इस उठाने के संबंध में हमारे पास इतना कैश पड़ा रहना चाहिए कि हम उनका पेमेंट कर सकें। तो उसके पेमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जितना भी आपका टाइम एंड लायबिलिटी के आधार पर बैलेंस पड़ा है, उसके आधार पर कम से कम 5% हमको क्या करना पड़ता है, आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है, अर्थात उसके संबंध में हम उनको समय पर उनका भुगतान कर सकें। और इसी प्रकार से ये जो कैश रिजर्व की जो बात कर रही हूँ, ये कैश रिजर्व हमेशा 5% कम से कम बना रहना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक होता है एफडीज। एफडीज होती हैं वह डिमांड लायबिलिटी ना होकर के टाइम लायबिलिटी
कहलाती है। सेकंड दिया हुआ है आपको स्टैट्यूटरी लिक्विड रिजर्व। स्टैट्यूटरी लिक्विड रिजर्व का मीनिंग होता है कि आपके पास टाइम और डिमांड की लायबिलिटी के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 20% तरलता हमारे पास बनी रहनी चाहिए। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। तो जितना भी हमारे पास जो अमाउंट लोगों का पड़ा है तो उसका लिक्विड रेशो में कितना रहना चाहिए, 20%। ये लिक्विड रेशो का अर्थ होता है कि केवल नगद नहीं बल्कि नगद के स्वरूप में हम तुरंत उसको परिवर्तित कर सकें। तो परिवर्तित किस में कर सकते हैं, हमारे पास ये 20% जो टोटल अमाउंट कस्टमर्स का पड़ा है उसका 20% कम से कम हमारा करंट इन्वेस्टमेंट में जमा होना चाहिए, या गोल्ड में होना चाहिए, या फिर हमारे पास किसी प्रकार के मेटल में होना चाहिए, या कैश के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये हमारा कम से कम 20% लिक्विड रेशो रहना चाहिए और अधिक से अधिक 40% रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और है, ये है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मीनिंग होता है कि जब बैंकिंग कंपनी के P&L अकाउंट से हमें पता पड़ जाता है कि हमारा कितना लाभ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जितना भी लाभ हमारा हुआ है उसका 25% हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहिए। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन में चाहे दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है, हमें CRR और स्टैट्यूटरी रिजर्व हमेशा अपने आप ही सॉल्व करना है और क्वेश्चन के आंसर में देना है। थैंक यू।